जहां कट करता है, इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो देखिए यहां से गया, यहां से गया, यहां पे मीट किया या इंटरसेक्ट किया या आप कहो कट किया है सर। तो यहां पे किया तो आप इसको मिलाओ। चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं ना, तो ऐसे मिला दो। देखो ओवरलैप तो करना ही है, बिल्कुल सही। तो अब इसी से डॉट को आप मिला दीजिए, यहाँ 10 ये -2 वाले पॉइंट से और यहाँ से 10 वाले पे मिला दिए। यानी कि जब उसको क्रॉस किया तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें वो नंबर जानना है कहाँ पे। तो आप चीज एक याद कर लेना, कंसिस्टेंट होता है सब तीनों, केवल पैरेलल लाइन को छोड़ के सब कंसिस्टेंट होते हैं। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है एंड कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशन का, है ना, सीखा था उसके बारे में। तो अब क्या है कि हमारे पास न्यूमेरिकल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स आप नहीं करेंगे तो इट विल डिफिकल्ट यू टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द ग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए सेशन को। उसके पहले मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सेशन में आज क्या क्या हमें सीखने को मिलता है और आपको क्या क्या और अच्छे से सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, बिना देर किए हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन पढ़िए। पहला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। कैसे करना है? ग्राफिकली, आपको सॉल्व नहीं करना है ना। तो चलिए ये इंस्ट्रक्शन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप ही के क्लास के बच्चे हैं, कितने हैं? 10 हैं, ठीक। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स का कोई क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कंडीशन क्या है कि जितने लड़के हैं उनसे 4 ज्यादा क्या है? लड़कियां हैं, है ना, गर्ल्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, देन यू विल हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए थे, है ना। तो आई थिंक कि मैंने आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिया। कहां क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन का हिडन होता है ना। तो ये चीज पकड़ना हमें बहुत जरूरी है। तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो मैं इतना कोशिश जरूर करता हूं कि स्टूडेंट को मैं पहले से बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा दूं। उसके बाद स्टूडेंट जब आंसर या उसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो वो खुद से करने लायक हो जाएंगे, है ना। और मेरा क्या है, गाइडेंस रहता है आपको हमेशा। तो एनी फॉर किसी भी कंडीशन में आई विल सपोर्ट यू। बस ये है कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को पढ़िए एंड हिडन पार्ट को पकड़िए, देन यू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। तो सॉल्व होगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन है कि हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का बताना है ना। तो मैंने बॉयज का मान लिया है x, कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, की क्लास में बॉयज लड़की कितने हैं? x हैं। और देखिए लड़कियां कितनी हैं, तो मैं अभी मान लेता हूं y है, ठीक है। अभी कितना माना कि गर्ल्स लड़के कितने क्लास में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। गेट इट। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां टुक पार्ट मैथमेटिक्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर, 4 ज्यादा हैं। अगर लड़कियां कितनी हैं क्लासरूम में? 4 ज्यादा हैं। मान लो कि अगर 4 बच्चे हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, है ना। अगर 10 बच्चे हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? अगर 10 बच्चे हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? आप बताइए। 4 ज्यादा है तो टोटल 10 है, और लड़कियां 4 हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो जितने भी बॉयज होंगे ना, उससे 4 ज्यादा होंगी लड़कियां, ठीक। अगर मैं कहूं कि क्लास में
छह लड़के हैं, तो आप बताओगे सर तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4 ज्यादा है, 6 + 4 तो 10 हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 10 हो जाएगा। तो इस तरह से है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको थिंक नहीं करना है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज को x, गर्ल्स को y, ठीक है। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स को क्या माना हमने, y माना है, तो गर्ल्स कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज कितने हैं, x हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x + 4, है ना। हम यहां पे y के जगह पे x + 4 भी लिख सकते थे, बट यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें शो करना है, इसलिए मैंने y मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब जाओगे ना, तो यही y = x + 4 हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से, तो बॉयज को आपने x माना है, तो गर्ल्स है y, तो y = x + 4 ही होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स क्लासरूम में कितने हैं, ये बताइए, इसमें हमें बताने का जरूरत है क्या। अब बोलोगे नहीं सर गिवन है, टोटल 10 है, तो यानी कि x कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉयज, y नंबर ऑफ गर्ल्स, तो x + y = क्या होना चाहिए, 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये हो गया 10, इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करना है क्या, इंस्ट्रक्शन में दिया यू विल हैव टू सॉल्व इट और फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि आपको x + y = सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, ये सबसे नहीं सॉल्व करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है ना। तो देखिए आपको पता है कि सर रैंडमली हम y का वैल्यू पुट करते जाते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते जाते हैं, उसी तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं, है ना, प्लॉट करते हैं। चलिए तो मैं क्या कहता हूं कि पुट कीजिए, वैल्यू रखिए y = 4, y 4 रखते हैं किसमें, देखिए इसमें y 4 रखिएगा, तो x क्या आ जाएगा, y 4 रखिए, तो ये 4 इधर चला जाएगा 10 के उधर, तो 10 - 4, तो x क्या हो जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा आपका, तो कोऑर्डिनेट्स आप x और y लिखते हैं, तो x क्या है 6 और y क्या हो जाएगा, y आपने माना था ना 4, तो 6 4। अब देखिए अब रैंडमली आपको पुट करना है y = 3, क्या पुट करना है, तो आप कहोगे सर y = 3, तो y 3 पुट कर दोगे तो x क्या हो जाएगा, यहां पुट करो y 3, y = 3, तो y = 3, तो y इधर चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 10 - 3 मीन 7, तो 7 3 इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यू विल फाइंड पुट वैल्यू ऑफ y = 2, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x = 8, देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स 8 and 2, क्योंकि पहले हम x का लिखते हैं, देन आफ्टर वी विल राइट y, तो ये हो गया आपके पास 8 2। नाउ अब इक्वेशन 1 में देखिए y = x + 4 है, इसमें पुट कीजिए वैल्यू y = 5, तो y जब 5 पुट करेंगे तो y = क्या आ जाएगा, y = 5 पुट करेंगे ना, हाँ यहां पे है y = 5 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 4 उठ के इधर चला जाएगा, तो 5 - 4, तो x = 1, तो आपके पास ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले x का तो 1 5, y 6 पुट कीजिए, y 6 पुट करते हैं तो x = 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 6 कोऑर्डिनेट्स, y = 7 पुट कीजिए, यहां पे जहां मैं उंगली रखा हूं 7 पुट कर रहे हैं, तो x क्या मिल रहा है 3 मिलेगा, तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स 3 7 हो गया। तो अब प्लॉट करना कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यही लोगे, आप चाहो तो अपने मन से निगेटिव भी ले सकते हो, कोई वैल्यू 0 भी ले सकते हो, बट मैं निगेटिव नहीं किया क्योंकि इतने स्पेस में मुझे शो करना था, तो निगेटिव में और दिखाना पड़ता उधर, इसलिए मैंने केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया है। एज यू विश यू कैन टेक निगेटिव एंड जीरोस आल्सो, है ना। चलिए तो अब देखिए 0 मैक्सिमम देखिए 8 तक जाएगा ना, तो मैंने 10 तक ऐसे बना दिया, यहां भी 10 तक। तो अब देखिए यहां पे आप कैसे ग्राफ बनाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको मैंने बार बार बताया है, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर को जरूर देखें, जो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां जाइए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, तब यहां आइए, देन यू विल अंडरस्टैंड होल थिंग हियर, है ना। चलिए कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप पहले से किसी चीज को देखें उसके बाद। चलिए अब देखिए यहां से तो हो गया हमारा ना, अब क्या करते हैं y = 4,
y इज इक्वल टू 4x 6, तो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 6 4, तो यानी कि x हमें 6 चलना है, x देखिए यहाँ 6 चले और y चलना है 4, देखिए y चलना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ देखिए यहाँ पे गोल किया हूं मैं पहले से, है ना। फिर 7 3, तो x चलना है 7 चला आपने, और y चलना है 3, देखिए यहाँ पे, है ना, इसको पहले लिख रहे हैं, 3 चलना है, तो देखिए यहाँ पे बना डॉट। फिर देखिए x चलना है 8, x 8 चले, फिर y चलना है 2, है ना, तो y यहाँ 2, यहाँ पे देखिए मैंने, तो एक ये जो डॉट हुआ ये है ना, ये जो डॉट हुआ इसको कहते हैं 1 मान लो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, ये 3 डॉट आया, है ना, ये 3 डॉट आया। तो इस लाइन को मैं ऐसे सीधे बढ़ा दिया, लेकिन उसके पहले और दूसरा का प्लॉट करता हूं। देखिए अब दूसरा में क्या है, x क्या है 1, तो x 1 चलना है और y चलना है 5, तो y 5, यहां देखिए, यहां मैंने डॉट किया है। देखिए x चलना है 2, x 2 चला यहां तक, और फिर y चलना है 6, तो y यहां ये हो गया 6, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए यहां x चलना है 3, x चला मैंने 3, और y चलना है 7, तो y चला 7, तो यहां पे ऐसा कुछ डायग्राम था। तो अब क्या किया, मैं इसको ज्वाइन कर दिया, और इस तीनों डॉट को ज्वाइन कर दिया, इसको 3, इसको 4 5 6 कर दो, है ना, इस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं 4 5 6। तो अब देखिए 1 2 3 जो डॉट मैंने बनाया था उसको डिनोट किया हूं, इसको मिला दिया ऊपर तक। फिर देखिए 4 5 6 जो डॉट था इसको भी मिला दिया। तो मैं देखा यहां पे देखिएगा कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है, एक बार बार बताया हूं मैं पिछले लेक्चर्स में भी, है ना। तो जहां कट करता है, इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो देखिए यहां से गया, यहां पे मीट किया या इंटरसेक्ट किया या आप कहो कट किया है सर, तो यहां पे किया तो आप इसको मिलाओ। चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं ना, तो ऐसे मिला दो, देखो ऐसे मिला दिया आपने, तो देखा कि x कितना है, तो देखिए x ये है ना, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक x 3 हो गया, यही चीज है ना ऊपर, यही चीज है ना ऊपर, क्लास 9th में फिजिक्स में ये पढ़े होंगे आप, यही चीज है ना ऊपर। तो ठीक, तो 3 हो गया, तो यानी कि ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 हो गया। और देखिए y 7, तो अब चलिए y यहां तक देखिए, इसको मैं 7 देखिए यहां से चलिए यहां देखिए 7 है, तो यहां पे क्या आ गया 7, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स 3 और y 7, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हुआ। अब 1 2 3 को मिटा लीजिए, ये सिर्फ डॉट को मैंने शो किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ताकि देखिए किसी चीज को लिख के और समझा के एक अलग तरीके से भी समझाया जाए ना, है, तो स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं डॉट को नेमिंग कर दिया था। अब आप क्लियरली समझ गए। तो ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया कि हाँ 3 और 7 इसका सॉल्यूशन है। 3 क्या है, देखिए ये यहां से यहां तक क्या हुआ, ये x डिस्टेंस हुआ ना, तो x यहां है नीचे, तो देखिए 0 से 3 हुआ, है ना। और 7 y कोऑर्डिनेट्स होता है, तो देखिए y यहां से ऐसे है ना, इसको नीचे ले जाइए, ये जो है ये पूरा पोर्शन यही है ना, तो देखिए 0 से 7, तो 7 y कोऑर्डिनेट्स हो गया, है ना। तो इस तरह से ही हम लोग देखिए, एक्चुअली मैं बार बार आपको बताया हूं, है ना, अपने बच्चे मेरे जो हमसे पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं मेरे से कि मैं डॉट करके ऐसे करके मार्क करता हूं, बट मैं समझ रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ चुके, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कहीं से पढ़ के आए, मैं बताने वाला हूं। तो जब भी जो आप लोग देखे होंगे मेरे नए पुराने लेक्चर्स, है ना, पीछे के जो लेक्चर्स, उसके बाद यहाँ आए होंगे तब समझ गए होंगे सर डॉट कैसे देते हैं, है ना, x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स मिलाता हूं डॉट डॉट करके, फिर मैं डॉट देता हूं, ठीक है। तो नए बच्चे जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखें, ठीक, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, तो 3 और 7 आंसर आ रहा है ना। तो 3 क्या हो गया, हमने बॉयज को माना था 3, तो x, है ना, तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और गर्ल्स को माना था y, तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है y को, जो कि गर्ल्स थी। और ऐसे भी अगर आप देखें तो x प्लस y हमारे पास कितना होता था, 10 होता था, है ना, आप देख सकते हैं 10 होता है। तो x अगर बॉयज है तो 3 हो गया, और गर्ल्स कितना है, बॉयज से 4 ज्यादा थी,
तो x क्या था, बॉयज था, तो 3 प्लस 4 7, यानी कि 3 7 जो हमारा आंसर आया है वो परफेक्ट है। ऐसे भी हमने देख लिया और ग्राफिकली भी हमने शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है ना, 5 पेंसिल और 7 पेन है जो साथ में, उसका कॉस्ट कितना है, ₹50 है। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन जो है टुगेदर 46 का है। ठीक, तो आपको कॉस्ट बताना है एक पेंसिल और एक पेन का। तो जैसे कि स्टूडेंट्स एक चीज बताइए कि अगर इस तरह कंडीशन होता है तो हम पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का कॉस्ट आप मान लीजिए x है। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बनता है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है, इसको y मान लीजिए। ठीक, तो जब ये वन पेंसिल को x मान लिया और पेन को y मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंसिल कितना है, 5 है, पेन कितना है, 7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या हो जाएगा, तो पेंसिल कितना है x, तो 5x, तो और पेन कितना है, माने है y, तो 7 पेन है, तो यानी कि 7 इंटू वाई, ये तो सिंपल सा है ना। तो 7y इज इक्वल टू कितना है, दोनों का मिला के कॉस्ट कितना है, ₹50 इज इक्वल टू 50। एम आई राइट, अगर मैं लिखा हूं तो सही। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड का आप समझिए, इसमें अब क्या कह रहा है, कंडीशन बदल दिया। पहले कितने पेंसिल थे, 5 थे, अब 7 पेंसिल हो गए। पहले थे 7 पेन, अब हो गए 5 पेन, है ना, इंटरचेंज कर दिया इसको। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, पेंसिल को आपने कितना माना है, तो आप बोलोगे सर x माने हैं, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो आपको 7 इंटू x हो जाएगा। उसी तरह से पेन को आपने y माना है, तो 5 पेन है ना, जहां मेरा उंगली है वहां देखिएगा, पेन को आपने y माना है, 5 पेन है, यानी कि 5y हो जाएगा, 5y। और टुगेदर कॉस्ट कितने का है, दोनों को मिला के 5 पेन और 7 पेंसिल को मिला है, कितने का दाम हुआ इसका, तो बोला 46, तो इज इक्वल टू 46, ये हो गया। am I right? चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं और x का निकालते हैं ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए, है ना। तो देखिए पहले का हम क्या किए, 7y को फ्री कर लिए, तो 7y फ्री करेंगे तो x 5x उधर चला जाएगा, तो यही हम लिख दिए हैं। ये क्या लिख दिए हम, 50 माइनस 5x। तो y जब फ्री करोगे आप तो क्या देख रहे हो, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, इसको हम मान लिए कितना, थर्ड इक्वेशन। अब उसी तरीके से हम सेकंड का भी करेंगे, बट पहले इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब फ्रॉम सेकंड, अब देखिए सेकंड जो है पहला से हो गया, अब सेकंड में क्या हो गया, हम 5y फ्री कीजिए इसको, तो आप कहोगे सर 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x। देखिए 46 माइनस 7x, फिर y हमको फ्री करना है, तो ये सब के साथ अपॉन में चला जाएगा, ये 5 है ना, यहां आ गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 46 माइनस 7x बाई 5। अब पुट करेंगे हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे, या y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू निकालते जाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करना है, प्लॉट करना है ग्राफ। तो x का वैल्यू हमने 3 पुट किया, तो देखिए x का वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं, इसमें x का वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो 50 में देखिए अपॉन में आ गया, तो अपॉन में समझिएगा, अपॉन में मुश्किल होता है वो, है ना। तो हम लोग ज्यादा 3-3 पेयर लेके चलते थे कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई का, इसमें 2-2 लेके चलें, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं करना, हमें समझना है, आंसर लाना है, हम लोग ले आएंगे। ठीक, बस इसमें क्या है दिक्कत बाबू की डिवाइडेड बाई 7 है, यानी कि अपॉन में, तो अपॉन में ऐसा है तो ऐसा नंबर आपको एक्स का लेना है कि 7 से डिवाइड हो जाए। अगर नहीं डिवाइड होगा वो भी हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा हमारा, बट पॉइंट्स में हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो वो मुश्किल है, मतलब मुश्किल ही नहीं है, लेंदी होगा थोड़ा। तो वो चीज हम क्यों करें, तो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे, इसका घोड़ा, दिमाग का घोड़ा को दौड़ाएंगे, और क्या करेंगे, एक ऐसा वैल्यू लेंगे कि 50 से घटाने पर ऐसा नंबर मिले जो 7 से डिविजिबल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो देखिए यहां पे हम क्या किए, x जो है ये x है ना, तो x का वैल्यू हम क्या पुट किए, 3। x का 3 5 3 15 होता है, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहीं पे है, तो 5 3 15 होता है, और 50 में 15 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 35, तो 35 7 5 35, तो 7
5 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 है तो 7 5 35, 5 हो गया वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है एक्स वाई, तो 3 और 5। तो एक्स का वैल्यू 10 पुट करो, चलो एक्स का 10 करो, जहां पे उंगली रख रहा हूं वहां देखना, एक्स का वैल्यू 10 पुट करो आप, तो कहोगे सर 50, 50 माइनस 50 जीरो, जीरो अपॉन समथिंग बिकम्स जीरो, तो वाई जीरो आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स इसका 10 जीरो होगा। अब देखिए इसके लिए अब आए, है ना, तो अब इसके लिए x का वैल्यू 3 हम रखेंगे, ईवी अपॉन में है 5, तो x का वैल्यू 3 रख रहे हैं आप। देखिए 46 माइनस 17 21, तो 46 माइनस 21 तो 25, 25 बटे 5, तो 5 5 25 होता है, तो y का 5, यानी कि x का वैल्यू आप 3 रख रहे हैं तो y 5 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया 3 5। ठीक है, अब वैल्यू x का 8 रख के देखो, x का, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि निगेटिव ना जाए बट जाएगा ही, है ना, तो इसलिए मैं x का अब कहा कि ठीक है निगेटिव मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू 8 रखिए, 8 7 56, तो 56 में 46 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़ा है साइन निगेटिव का, है ना, निगेटिव बड़ा का साइन है ना, तो माइनस साइन आएगा, तो -10 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा ना, तो -2। तो x जब 8 रखते हैं तो y यू विल गेट -2, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 8 -2। तो अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है हमें, अब बस किस बात का देरी, कोऑर्डिनेट जब मिल गया तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देंगे, बहुत इजी है। चलिए x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स, आई थिंक दैट कि हमारे बच्चे इतने समझते हैं, इतने नादान है, इतने होनहार हैं, है ना, नादान नहीं है होनहार है, तो चीज को समझते हैं, एक्स वाई लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस प्लस है, यू अंडरस्टैंड, आई नो दैट। चलिए अब देखिए ये ओरिजिन हुआ, अब x का वैल्यू 3, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, x का वैल्यू 3 ले लो, x चलना है सर 3 आप बोल रहे हो, हाँ x चलिए 3 चले, y कितना चलना है सर, तो हम बोल रहा हूं 5 चलना है, ये 5, तो देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने डॉट कर दिया। अब चलना है आपको, देखिए कोऑर्डिनेट्स है 10, यानी कि x 10 चलना है, 10 10, और y 0 चलना है, तो यानी कि y चलना ही नहीं है, तो इसी पे आ जाएगा। देखिए तो 2 डॉट मिला, एक यहां पे 1 कर दो नाम इसका 2 कर दो आप, ठीक, 2 डॉट मिला। अब दूसरे का चलिए, देखिए x चलना है 3, x चलना है 3, आपको कितना चलना है, x चलना है आपको 3, देखिए x 3 चलना है तो y 5 चलना है, x 3 चलिए, x 3 चला और y 5 चलना, मतलब इसी पे देखिए कितना बढ़िया हुआ, इसी पे आ रहा है। 3 5 यहां भी था इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए भी, दूसरे इक्वेशन के लिए 3 5 है, तो यानी कि पॉइंट तो एक ही ओवरलैप कर रहा है, तो देखिए इसी पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा शो कीजिए, x चलना है 8, x 8 चला, मैं x 8 चलना है और y चलना है -2, तो -2 तो नीचे है, -2 देखिए यहां से यहां चला, -2 यहां चल दिया, तो यहां पे आ गया, एक डॉट यहां मिला, एक डॉट यहां मिला, एक डॉट यहां मिला, ये ओवरलैप हो गया है, यहां 2 डॉट है बट ओवरलैप है, क्यों, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट्स भी ओवरलैप करेगा ना, क्यों करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है ना, देखिए आप बाबू 3 5 3 5, तो ओवरलैप तो करना ही है, बिल्कुल सही। तो अब इसी से डॉट को आप मिला दीजिए, यहां 10 ये -2 वाले पॉइंट से और यहां से 10 वाले पे मिला दिए, तो यानी कि जब उसको क्रॉस किया तो आपने देखा कि अच्छा यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हमें वो नंबर जानना है कहां पे, तो आप देखो इसको ऐसे कर दो, देखो ये आ गया बाबू, है ना, ये आ गया, है ना। अब देखिए कहां पे इंटरसेक्ट किया है, इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया ना हमें, x कितना मिला है 3, x यहां से देखिए ये क्या है, x कोऑर्डिनेट्स होता है ना आपका यहां से, और यही तो है, यही वाला है ना वहां ऊपर, तो x क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका 3, ठीक हो गया। और y क्या है, देखिए ये y कोऑर्डिनेट्स है, तो y 5 से 0 तक, तो यानी कि 5 हुआ, तो ये यहां से यहां y है ना, ये वाला देखिएगा मेरा उंगली, तो यहां से यहां 5 है, तो यही चीज है ना यहाँ पे, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा y 5, तो इस पे आप क्या लिखिए, इसको आप मिटा लीजिए, काम हो गया डॉट का, यहाँ पे 3x कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं इस चीज को। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स मिल गया, अब हमें आंसर बताना है, तो मेरे पास क्या है, x और y फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमें ग्राफिकली शो करना था, हमको सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व कर भी सकते हैं मेथड से, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, बट फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। तो ग्राफिकली हमें दिखाना था अकॉर्डिंग टू द
स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। तो देखिए पेंसिल एक्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पेंसिल कितना हो गया, पेंसिल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। और पेन कितना माने आप, वाई, तो पेन इज इक्वल टू वाई, और वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो गया 3 5, ठीक। पेन एंड हाउ मेनी पेन्स यू हैव, 5 पेन्स, एंड हाउ मेनी पेंसिल यू हैव, 3 पेंसिल्स, ठीक है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आप समझ गए हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, देख लीजिए आप। एक्स का वैल्यू रखिए वहां पे 3 15 और सर 35 15 50 50, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, एक बात और आपसे बोलना था क्वेश्चन करने के पहले कि स्टूडेंट देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ही, लेकिन आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे इतने क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन का होमवर्क आप लो, ताकि अगर आपको भी डेवलप करना है, इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर और फेच अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ, है ना। तो मैं तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे 1 2 क्वेश्चन तो मैं बता दिया, 1 क्वेश्चन का 2 पार्ट था, 1 और 2, वो मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा जो क्वेश्चन हम लेंगे ना, तो एक क्वेश्चन उसमें से आपके लिए भी रखेंगे, है ना। तो आप ऑनेस्टी से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे, आए या नहीं आए, और मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। बाद में तो मैं बताऊंगा ही आपको, बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू, ठीक है ना। बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑल्सो। तो ऑनेस्टी के साथ करेंगे, इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स, तो तभी डेवलपमेंट हो पाएगा आपके ब्रेन का, और आपको मजा भी आएगा कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व खुद करने लगेंगे आप, है ना। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगा, ऐसा नहीं है, बट यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम फ्रॉम राइट नाउ। आपके पास अभी बहुत सारा समय है अभी से, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए, और मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन दूंगा, एकदम ऑनेस्टी के साथ यू विल सॉल्व इट, ठीक है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई स्टूडेंट्स। सो हाँ, अगर सॉल्व नहीं होता है देन आई विल सॉल्व इट, बट यू विल हैव टू डू एटलीस्ट फर्स्ट, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 जो है उसमें 3 पार्ट है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident line। मीन्स बताना है जो रेशियो है A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, एज यू नो माई स्टूडेंट्स, है ना, उसमें आपको क्या करना है कि रेशियो को बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो चलिए देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि मैंने क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग। क्या है ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करना। देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो है इसको एज इट इज लिखेंगे। तो 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 आपने लिखा, तो उसको देखिए हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरलाइज्ड। तो आप बोलोगे सर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये है जनरलाइज्ड फॉर्म। तो बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए x x है, y y है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ऑन कंपेयरिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ a1 b1 एंड c1 हियर। ओके, तो देखिए यहां से x x से कंपेयरिंग करिएगा तो आप a1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक। b1 इज इक्वल टू -4, क्योंकि माइनस टर्म के साथ हम जरूर लेते हैं, है ना, क्योंकि साइन को हम नहीं छोड़ते हैं। तो b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू होल लेते हैं तो +8 है, तो 8 एज इट इज वी कैन राइट, ठीक है। अब सेकंड में भी देखिए 7x plus 6y minus 9, ये लिखा मैंने पहले। उसके बाद जनरलाइज्ड फॉर्म जो होता है ना, वो लिखा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0।
उसमें से कंपेयरिंग जब करेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A2, B2 एंड C2 हियर। तो A2 क्या आएगा 7 आएगा, B2 क्या आएगा 6 आएगा, C2 क्या आएगा -9 आएगा। ठीक, अब देखिए आपको पता है ना ये कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितने भी पहले लेक्चर्स बताए हैं उसको जरूर देखें, फिर यहां तक आए, देन यू विल गेट, है ना, मोर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, समझ में आएगा ज्यादा आपको फिर, एंड यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। तो देखिए अब A1/A2, तो A1 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 है। ठीक है, 5/7 लिख दिया, -4/6 लिख दिया, 8/-9 लिख दिया। ठीक, तो देखिए कट सकता है ना, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्या हो गया 5/7 एज इट इज लिखेंगे, -2/3, -8/9, माइनस टर्म ऊपर चला जाएगा तो -8/9। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज देखिएगा आप, 5/7 क्या -2/3 की इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो इसको मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। ठीक, ये चीज कर दिया। अब देखिए उसके बाद भी आप देख सकते हैं क्या, चाहे ये इक्वल है -8/9 से, तो आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं है, तो ये मैंने तो लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स यू विल हैव टू रेज क्वेश्चन कि सर एक बार तो आपने बताया था इसके पिछले लेक्चर्स में कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसमें कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि जब पहला टर्म A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता है तो हमें C1/C2 इक्वल टू लेने का जरूरत नहीं होता है सर। आप बोलोगे, आप अपना नोट्स निकालो, देखो वहां पे लिखा हुआ होगा। यानी कि आप अगर कह रहे हो कि सर ये चीज जो मैं लिखा हूं ना ये नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये C1/C2 को लिखने का जरूरत ही क्या है आपको, ये चीज मैं लिखा क्यों, स्किप्ड कर सकता हूं ना मैं इसको। क्यों, क्योंकि जब पहला ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सा लाइन है, आप कहोगे कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमें अकॉर्डिंग टू लेक्चर में जो बताया था C1/C2 को आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले ही कंडीशन में इंटरसेक्टिंग आ जा रहा है। तो अब मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल सही है, तो ये चीज को आपको जरूरत भी नहीं है लिखने का, मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आप टेंटेटिव रहते हैं कि नहीं लेक्चर्स के दौरान और चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहला अगर इक्वल टू आ जाता ना तो बाबू हम लोग क्या करते, C1/C2 को सॉल्व करते, बट जब पहला ही कंडीशन में नॉट इक्वल टू आ जा रहा है तो आप कहोगे कि सर फिर हमको कोई जरूरत नहीं है C1/C2 तक आने का। क्यों, क्योंकि पहला ही कंडीशन हमको दे रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या इसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तब आप बोलोगे ना कि यस सर सॉल्यूशन है इसके, लेकिन हमें क्या बताना है इसमें से, देखिए हमें बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्ट या पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो हमें क्या मिल गया इंटरसेक्ट का, तो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप लिखोगे इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन, जितना पूछा है उतना ही हमें बताना है, उसके साथ और भी कंडीशन होगा, बट हमें और भी क्वेश्चन में फर्दर वो करना होगा, इसलिए यहां पे आप इंटरसेक्टिंग लाइन लिखोगे। इंटरसेक्ट कर रहा है क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट, तो इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया। अब चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया, है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। फिर है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या होगा कि सर हम कंपेयर करेंगे किससे, जनरलाइज्ड जो फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे।
चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पे मैं क्या लिखा हूं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने के बाद तो एज इट इज इसको लिखोगे, फिर इसका जनरल फॉर्म लिख दोगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा। अब मैं एक ही चीज को बार बार बताऊं क्या, कि a1 कैसे आया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही होता है जनरल फॉर्म। तो उससे आप कंपेयर पे a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 आएगा, c1 इज इक्वल टू 12 आएगा। देखिए 9 3 12, ठीक, कांस्टेंट टर्म, और माइनस साइन होगा उसको भी लेके चलेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 9 3 12 लिखा है। अब देखिए इसमें आएगा माइनस टर्म, शायद नहीं, इसमें भी नहीं है। देखिए अब 18x प्लस 6y प्लस 24, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, कंपेयर से 18, b2 क्या आ गया ऑन कंपेयरिंग 6, c2 क्या आ गया ऑन कंपेयरिंग 24। तो अब देखिए, देखो सॉल्व करने के बाद ना बाबू आपको पता चलेगा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 या इक्वल टू b1 बाई b2 या इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखिए कंफ्यूजन हमेशा करना है तो उस तरह से आपको माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। आप a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 लिख लोगे, किसी भी क्वेश्चन में पहले आप लिख लोगे ऐसे, उसके बाद में आप सॉल्व करोगे तो पता कर चलेगा कि अच्छा इक्वेशन में ये रेशियो सेम नहीं आया है, तो ऊपर में फिर काट देना अगर जो नहीं रहेगा, है ना। बाद में क्या होगी जब सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, तो अभी तो पता नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। तो आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला एज इट इज लिख लो, फिर उसके बाद रेशियो बना लो उससे, है ना, या कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट रेशियो बना लेते हैं, रेशियो बनाने के बाद फिर जैसा जैसा आता है वैसा वैसा लिख देते हैं कि नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 या नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप फॉर्मूला सीधे लिख दोगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक। उसके बाद सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी कंडीशन फॉलो होगा, अगर मान लो कि ऐसा आ जाए कि ये जो टर्म है कुछ दूसरा आ जाए, यानी कि तो यहां से ये अलग हो जाएगा, तो यहां पे कट लगा दो कि हाँ b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक, इस तरह से तो आप एज इट इज लिख लोगे। तो अब देखिए a1 बाई a2 9 बाई 18 3 बाई 6 12 बाई 24। तो जब मैथ का मतलब क्या होता है कि जितना मिनिमम वैल्यू हो उतना ला करके आपको सॉल्व करना है। अगर कोई इक्वेशन देता है तो क्या कहता है कि एक्स वाई का वैल्यू पता करो। अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता हो मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स जो होता है वो सॉल्विंग का ही होता है, केवल सॉल्व करना, है ना। मैथमेटिक्स क्या है, कोई भी बड़ा नंबर को छोटा में मांगता है या छोटे को कहेगा बड़ा करने, तो मैथमेटिक्स में सॉल्व करना होता है। तो अब जब ये रेशियो आ गया आपके पास, है ना, 1/2 1/2 1/2, तो तीनों इक्वल है, तो आप कहोगे कि सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसी फॉर्म में है। तो अब बताओ, मैं अपने बच्चों को बताया हूं पिछले लेक्चर में कि अगर तीनों इक्वल आ जाता, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता था, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या होता होगा, ओवरलैप कर जाता होगा ऐसे, है ना, तभी तो एक पॉइंट लोगे, कितना पॉइंट है नहीं पता, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है इसका, है ना। अब कौन साइड में क्या देखते थे कि इसका रेशियो सेम होता था, है ना, तो ये चीज होता था, ठीक। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। तो तीनों इक्वल आ गया, तो कौन सा लाइन हो गया, तो आप बोलोगे सर कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन 2 का 2 भी देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो ये क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, है ना, आपको खुद बनाना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, नहीं आएगा बट यू विल हैव टू डू दैट, आप प्रैक्टिस करना होगा, आए या नहीं आए यू विल हैव टू डू, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हर समय दूंगा और ऑनेस्टी से यू विल हैव टू सॉल्व इट। इसमें डिसऑनेस्टी का मतलब है आप खुद से अपने आप से बेईमानी करेंगे, तो आपका मार्क्स कैसे आएगा बोर्ड्स में, अच्छा नहीं आएगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले नहीं आएगा। तो यहाँ पे यू विल हैव टू शो ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो वही जो तरीका मैंने ऑन कंपेयरिंग बताया था वो करेंगे आप, उसके बाद देखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल या इक्वल टू b1 b2 या
इक्वल टू या नॉट इक्वल टू C1/C2, इस तरह से देखना है, देन यू विल हैव टू फाइंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में सेम था, पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था कि वो लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, बट हियर सम चेंजेस है ना हैव बीन मेड। तो क्या चेंज किया गया है, कंसिस्टेंसी पे पूछा गया है और इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन सा जो लाइन है वो कंपेयरिंग के बाद A1, A2, B1, B2, C1, C2 से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज यहां पे देखिए, इसको आप कंपेयरिंग में देखेंगे कि 3x + 2y = 5, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या जनरल फॉर्म में, तो A1x + B1y + C1 = क्या होता है 0। ठीक, तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो = 5 है। तो देखो इसको आप क्या करोगे, मैं इसीलिए यहां पे छोड़ा था कि ताकि आपको बता सकूं, 3x + 2y इज, ये इधर चलाएगा ना, -5 = 0, हुआ कि नहीं। अब कर दो बाबू, अब कंपेयर, देखो A1x B1y C1, तो अब कंपेयर करो, तो A1 क्या आ जाएगा 3, A1 3 आ गया। B1 देखो मैं गलत नहीं था ना, B1 = 2, तो देखो आ गया, हाँ। C1 = मैंने लिखा था -5, देखो आप ये पूरा टर्म C1 होता है ना, तो -5। जस्ट लाइक इसी तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इसके कंपेयरिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो आप, तो आप लिखोगे 2x - 3y - 7 = 0। अब कर लो कंपेयर, तो देखो इसे ऑन कंपेयरिंग A2x + B2y + C2 = 0 से, तो A2 क्या मिल जाएगा आपको, A2 मिल जाएगा = 2, B2 क्या मिलेगा तो -3, C2 क्या मिलेगा -7। तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, ये कैसे आया, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अंडरस्टूड इट। अब देखिए, आप सबसे पहले A1/A2 = B1 और B2 = C1/C2 आप लिख लोगे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है A1 कितना है, देखिए वहां पे 3/2, B1/B2 2/-3, ठीक, = C1/C2, C1 क्या है -5, C2 -7, माइनस कैंसिल आउट, और ये वाला माइनस जो है -3 वाला ऊपर चला जाएगा। तो हमें उससे इतना समझ में आता है हमारे स्टूडेंट्स को, मैं मानता हूं। तो ये सब चीज आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बाबू अब देखो 3/2 है, 2/-3 है, और यहाँ 5/7 है, तीनों इक्वल है क्या, तो तीनों डिफरेंट है सर। तो डिफरेंट है का मतलब क्या हुआ, मैं कह दूं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मैंने C1 क्यों किया, बिल्कुल है ना, स्किप करना चाहिए था इसको मुझे, है ना, शुड बी स्किप्ड, ये करना चाहिए था, बट आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है मुझे, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब पहला ही कंडीशन फुलफिल कर लिया कि नॉट क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू है, तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन हो गया, तो मुझे C1 C2 तक जाना ही नहीं है, क्यों जाऊं मैं। बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करता हूं, ताकि आप देखो और चीजों को सीख सको, है ना। तो यहां भी ये चीज जब नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये चीज हमको लिखने का जरूरत ही क्या है ना, जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं कर दूं कि यहां से यहां, फिर इसको भी आप हटा दो, है ना, ये वाला स्किप कर दो इसको, तो लास्टली आपके पास क्या मिलेगा, देखिए, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया ना। दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, है ना। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या, फिक्स्ड वैल्यू आएगा, इसलिए यूनिक है। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड क्या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप चीज एक याद कर लेना, कंसिस्टेंट होता है सब तीनों,
केवल पैरेलल लाइन को छोड़ के सब कंसिस्टेंट होते हैं। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है एंड कंसिस्टेंट ये आप लिख लोगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नहीं है, इसको आप हैज ही रहने दो, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है। केवल पैरेलल लाइन जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों जो होता है कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग बोथ आर कंसिस्टेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए ऑन कंपेयरिंग, तो अब देखिए 2x - 3y = 8 है, इस तरफ ले आओगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x - 3y - 8 = 0। अब देखो बाबू आप कंपेयर कर दो, a1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 = क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, देख लीजिए, c1 = क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, इस तरह से होगा। अब दूसरा क्या है, 4x - 6y = 9, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4x - 6y - 9 = 0। अब कंपेयर कर दीजिए a2x + b2y + c2 = 0 से, तो ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड a2 = 4, b2 = -6 एंड c2 = -9। a1 तो क्या लिखना है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आपको लिख लेना है। अब क्या करना, आगे आपको सॉल्व करना है। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व इट। तो अब देखिए a1 कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो 2/4, b1/b2 -3/-6 देख सकते हैं आप, और c1/c2 -8/-9। तो देखिए माइनस माइनस कट गया दोनों का, इसका भी, और 2 दूनी के 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 8 9 कटेगा नहीं, तो 1/2 = 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/9। तो क्या इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 8/9, तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसे कर देंगे, नॉट इक्वल टू 8/9। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, तो इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू आता इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता, बट इक्वल टू आ रहा है, तो उससे क्या डिसाइड होगा, केवल a1/a2 = b1/b2 से कि कौन सा पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन है। आपको नहीं सर c1/c2 निकालना होगा। अगर c1/c2 निकालते हैं और वो बराबर हो जाता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर हो जाते हैं तो कौन साइड लाइन का कंडीशन होगा। अगर c1/c2 बराबर दोनों के नहीं होते हैं तो वो कौन सा लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो a1/a2 = b1/b2 वो डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड c1/c2 करेगा, है ना। c1/c2 निकालना होगा हमको, ठीक। तो देखिए a1/a2 चलिए मिल गया, a1/a2 = b1/b2, सही है। यहां देखिए बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया है, तब जाकर के हम लोग अब कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स डेट क्या होगा, इट इज एन पैरेलल लाइन, इट इज ए पैरेलल लाइन, एन नहीं ए होगा, इट इज ए पैरेलल लाइन, इट इज ए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन होगा, है ना। अब पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, है ना, हैज नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मत आना है। तो मैं क्या बोला था कि पैरेलल लाइन एक ऐसा कंडीशन है जब ये लाइन का वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो यहां पे इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चलिए ये सॉल्व हो गया, सो इजी। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन 3। चलिए ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा है इक्वेशन 9x - 10y = 14। तो अब देखिए इसमें सॉल्यूशन इसका क्या है। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करोगे आप 3/2x + 5/3y
प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। तो मैं मान रहा हूं कि आप लोग को इतना समझा चुका हूं बार बार कि माइनस ये 7 जो है इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद आप इक्वेट करोगे। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इक्वेट करोगे तो क्या पाओगे, a1 3/2, b1 क्या आ गया 5/3, c1 क्या आ जाएगा -7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको इस तरफ ले आएंगे हम, तो -7, तो c1 -7। सेम ऐसा यहां भी करेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही दूसरा इक्वेशन है, तो हमने a2x b2y प्लस c2 लिखा। a2 कंपेयर करेंगे तो 9 आएगा, b2 -10 आएगा, c2 क्या आएगा 14 जो है इस तरफ आएगा तो -14 हो जाएगा, और c2 से कंपेयर करेंगे तो c2 क्या आएगा -14। तो अब देखिए मैंने पहले क्या लिखा था, a1/a2। पहले आप देखो, इसको कट मत करो आप, ये मैं कट कर दिया था, ध्यान नहीं था। चलिए इसको आप कट नहीं, पहले इक्वल टू लिखोगे आप, है ना, इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब वैल्यू रखोगे 3/2 a1/a2 का अपॉन 9। तो 9 है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर 9 है तो डिवाइडेड बाई 1 कर लो, ठीक, कर सकते हैं ना 9/1, ताकि आसानी हो मल्टीप्लीकेशन में। इज इक्वल टू क्या है b1/b2 5/3 है, देखिए यहाँ पे 5/3 डिवाइडेड बाई -10, तो -10 है तो डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ताकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो हमें, ठीक। इज इक्वल टू c1/c2, तो -7/-14, तो ठीक है इतना आ गया। माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं अभी। तो आप क्या करो 3/2, अब देखो 9/1 है, 9/1 हम लोग अपने से डाले हैं नीचे में, ताकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो इसलिए। तो 9/1 को उल्टा कर देंगे 1/9, तो देखिए इसमें भी -5/3 इंटू 10/1, -10/1 है तो माइनस टर्म ऊपर चला गया 5/3 के साथ, तो -5/3 हो गया, और 10/1 है तो 1/10 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा उल्टा, इज इक्वल टू 7/14। तो अब देखिए 3 3 9 होता है तो 1/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी के 10 होता है तो 3 2 6, है ना, यानी कि -1/6, और 7 दूनी के 14 तो 1/2। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, क्योंकि 1/6 है एक, और दूसरा में क्या है -1/6, तो दोनों तो सेम नहीं होगा। तो यहीं पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मुझे c1/c2 करने का जरूरत है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन दे ही दिया है, बिल्कुल यही चीज है। अब इसको क्या कर लोगे आप, ये कर लो और इसको हटा देना लिखने में से, ठीक। ये चीज समझाने के लिए मैं करता हूं बार बार। तो अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 किसका कंडीशन है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। तो बोलोगे यस सर यूनिक सॉल्यूशन होगा। कॉन्सिस्टेंट होगा इनकॉन्सिस्टेंट? केवल पैरेलल लाइन इनकॉन्सिस्टेंट होता, बाकी कॉन्सिस्टेंट। तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट, यही तो बताना था। उसके साथ साथ दो चीज और हमने फाइंड आउट किया, इंटरसेक्टिंग, यूनिक, है ना। तो ये भी सॉल्व हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है 5x - 3y इज इक्वल टू 11, एंड दूसरा है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ऑन कंपेयरिंग, आपको पता है 5x - 3y, 11 को इस तरफ लाएंगे, बार बार नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि उतना समझदार आप हो चुके हो, है ना। तो a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या आ जाएगा 5, b1 क्या आ जाएगा -3, c1 क्या आ जाएगा आपका -11। क्यों आएगा? 11 इस तरफ चला जाएगा, और कंपेयर करोगे c1 से तो माइनस साइन के साथ -11 होगा वैल्यू। अब देखिए दूसरा है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। फिर इसी को -22 को इस तरफ लाओगे तो +22 हो जाएगा। तो a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। a2 क्या आ रहा है वैल्यू, देखिए a2 -10, ठीक है ना, कंपेयर कीजिए, b2 6 और c2 क्या आ जाएगा 22। तो अब हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ वी विल सॉल्व। तो a1/a2 में देखिए 5/-10, ठीक, इज इक्वल टू b1/b2 में क्या होगा, वैल्यू देखते जाइए आप, यहां से पुट करते हैं 3/6, ठीक, इज इक्वल टू c1/c2 में क्या हो जाएगा, तो -11/22 होगा ना। तो कहोगे यस सर। तो अब देखिए 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के 22।
तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, तीनों वैल्यू -1/2 आ रहा है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये किसका कौन कंडीशन होता है? तो आप बोलोगे सर A1/A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1/C2 जो है ये कंडीशन होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन है तो कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, है ना? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन आप कह दीजिए, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, है ना? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताइए आप। तो आप कहोगे सर पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता था, बाकी कंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, है ना? ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। तो आपने देखा बहुत इजी था, A1/A2 B1 B2 C1/C2 तीनों बराबर आया तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बताया हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों तो मेरा उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि वो पीछे का लेक्चर जितना है जाइए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीछे का लेक्चर्स को अरेंज वे में देखिए, तब यहाँ आइए, देन यू विल एंजॉय द स्टडी और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, इसलिए आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो स्टूडेंट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 जो है यू विल डू, यू विल सॉल्व। खुद से आप करोगे, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको खुद से करना है विथ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जरूरी है एटलीस्ट, नहीं तो अपने आप से बेईमानी होगा जो कि आपको कोई फायदा नहीं है ना? तो ऑनेस्टली यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन 3। ओके, तो स्टूडेंट्स आज इस सेशन में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमने देखा। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। तो अब जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मिलते हैं। तब तक के लिए डू योर बेस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।